नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। मोहन भागवत को ASL सुरक्षा घेरा मिल गया है, जो अभी तक पीएम मोदी और अमित शाह के पास ही था। यानी इस स्तर का एक सख्त और मजबूत सुरक्षा घेरा। मोहन भागवत की सुरक्षा में इतना बड़ा बदलाव किया गया है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इनपुट होंगे। मोहन भागवत को सुरक्षा क्यों दी गई होगी, इसके दो पहलू हैं। हम पहले एक पहलू पर बात करते हैं कि सरकार के दिमाग में इसकी वजह क्या रही होगी। दरअसल मोहन भागवत इस देश के उस संगठन के प्रतिनिधि हैं जिसको भारत में रहने वाले मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ये भारत में नहीं माना जाता है, इसको दुनिया भर में माना जाता है। आरएसएस मुस्लिम विरोध के लिए बदनाम, इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता। भारत में अगर अस्थिरता पैदा करनी है, भारत में अगर अफरा तफरी फैलानी है, तो बड़ा आसान तरीका है कि आरएसएस के ऊपर कोई अटैक कर दीजिए। आरएसएस के ऊपर एक नकली अटैक कर दीजिए, या फिर पाकिस्तान के लिए भारत को अफरा तफरी में फैलाना, भारत को बांटना और भारत में हिंदू मुसलमान फैलाना और उसको अस्थिर करने के लिए एक बड़ा सरल सा तरीका है कि वो वहाँ से एक आतंकवादियों का जत्था भेजे जो मोहन भागवत पर हमला कर दे। इतना ही काफ़ी है कि हमारे देश में दंगे फैलते हुए समय नहीं लगेगा और ये पूरा देश आग में झुलस जाएगा। इसलिए मोहन भागवत का सुरक्षा में रहना बहुत ज़रूरी है और कम से कम इस देश की माइनॉरिटीज़ के लिए मोहन भागवत का सुरक्षा में रहना उनके खुद के सुरक्षा में रहने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का एक उत्तेजक वातावरण इस देश में बना हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ भारत को लड़खड़ा सकती है। और अगर मैं कह रहा हूँ दो पहलू, दूसरे पहलू पे आऊँगा मैं। अगर हम इस पहलू को ही मानते हैं कि वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पक्का मान के चलिए कि केंद्र सरकार के पास कहीं ना कहीं से कोई इनपुट्स रहे होंगे कि मोहन भागवत के ऊपर खतरा हो सकता है। ये इनपुट कहीं से भी आ सकते हैं। आरएसएस के चूँकि इजराइल से पुराने संबंध हैं, उसमें बहुत पूरी कहानी है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं। यहूदियों से क्या रिश्ता, वो सब बहुत पुराना इतिहास है। वहाँ से कौन लोग आए और किस तरह से उन्होंने बाद में आरएसएस की स्थापना की, ऐसी कुछ थ्योरीज हैं। बहरहाल मोहन भागवत का सुरक्षित रहना ज़रूरी है, इसलिए उनको ये सुरक्षा घेरा दिया गया है। Z+ सुरक्षा उनके पास पहले से थी। पहले से क्या, बहुत पहले से नहीं थी। तो अभी मसला ये है कि सर्वोच्च सुरक्षा होती है Z+ वैसे भी, कि ये सुरक्षा क्यों दी गई है। अब तब दी गई है और उस मोहन भागवत को दी गई है जिस मोहन भागवत का ये इतिहास है कि अभी हाल में उसने मोदी जी का जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। आपको मैं कुछ बयान बताता हूं उनके। जैसे उन्होंने कहा कि एक मनुष्य सुपरमैन, फिर देवता और भगवान बनना चाहता है और विश्व रूप की आकांक्षा कर सकता है, लेकिन वो निश्चित नहीं है कि कल क्या होगा। ये बयान आया था मोदी जी के सीधे, जो परमात्मा से सीधे उनके पास जो कमांड आती है, और वो इस तरह से नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान के बाद आया था। तो इसको बहुत हद तक ये जोड़कर देखा गया कि मोहन भागवत मोदी जी के उस बयान पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बाद में आरएसएस की तरफ से खंडन आया, नहीं बाबा ना, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कुछ जवाब दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में गरिमा का अभाव है, माहौल इतना जहरीला बना दिया गया है, तकनीक का इस्तेमाल झूठे प्रचार और झूठी कहानियां फैलाने के लिए किया जा रहा है। क्या यही हमारी संस्कृति है? ये उन्होंने सीधा हमला किया था चुनाव के बीच में। और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष कहना चाहिए, कोई वो दुश्मन नहीं है आपके। इस तरह के बयान मोहन भागवत के लगातार आते रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर नागपुर में भी कहा कि एक जो सच्चा स्वयंसेवक होता है वो काम करते समय मर्यादा बनाए रखता है, उसमें अहंकार नहीं होता और उसको ये नहीं लगता कि मैंने ये क्या किया। उसको ये एहसास होता है जब भी कुछ गड़बड़ करता है, और उस ऐसे व्यक्ति को सेवक कहलाने का अधिकार नहीं है जिसके अंदर अहंकार हो। मणिपुर के मसले पर मोहन भागवत ने जो बयान दिया वो भी सीधे सीधे मोदी जी के ऊपर हमला माना गया। आपको मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से जिस व्यक्ति को इतनी हाई लेवल की सुरक्षा दी गई है, उस व्यक्ति को
का मोदी जी के प्रति रवैया भी हाल में क्या रहा है, मोदी जी किसे सुरक्षित कर रहे हैं। मणिपुर के हिंसा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 1 साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर, इस पर प्राथमिकता से चर्चा होनी चाहिए। राज्य में जो अचानक तनाव बढ़ गया और भड़का दिया गया, उसकी आग में वो अब भी जल रहा है, इस पर ध्यान कौन देगा। मणिपुर के बारे में कहा जाता है मोदी जी बयान देने को मणिपुर पर तैयार नहीं है। एक बार पार्लियामेंट के बाद कुछ बोल दिया था, एक बार मणिपुर झांकने नहीं गए हैं। उसके बारे में ये कहा गया कि 10 साल पहले तक मणिपुर एकदम शांत था, यह अचानक क्या हुआ। इसके अलावा आरएसएस का जो दृष्टिकोण था चुनाव नतीजों के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके परिणाम भी आए हैं, समाज ने अपना मत दे दिया है, उसके अनुसार यह सब होगा। क्यों कैसे इसमें हम लोग नहीं पड़े। एक लोक मत परिष्कार का अपना कर्तव्य करते हम रहते हैं, जो हम करेंगे। यानी आरएसएस लोक मत का जो परिष्कार है, यानी लोगों की ब्रेन के साथ में जो कुछ करना है वो करते रहेंगे, बाकी नतीजों से क्या आता है इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। इसमें इसके रतन शारदा ने भी कहा जेपी नड्डा का बयान, बीजेपी का आगे बढ़ चुकी है, आगे चलने में सक्षम है, हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, जेपी नड्डा ने भी कहा था। तो कुल मिला के ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा गया, उसमें कहा कि बीजेपी के कई नेता जो हैं वो बहुत अपने आप को सुपर पावर समझते थे। उनके अहंकार का लिटमस टेस्ट था 2024 के नतीजे, जिसमें पता चल गया बीजेपी कितने पानी में। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि मोहन भागवत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मोदी जी को लगातार घेरे हुए हैं। मोहन भागवत के साथ में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि लंबे समय से कहा जा रहा था कि मोहन भागवत मोदी जी के विकल्प की तलाश में हैं। आज की तारीख में मोदी जी अगर कमजोर पड़ते हैं तो कहीं वैक्यूम ना बने, तो विकल्प के तौर पर क्या योगी आएंगे या अमित शाह आएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें संघ अंदर खाते कर रहा है, ये सब भी हम लोग जानते हैं। इस पे कई बार चर्चा हो चुकी है, अलग अलग मंचों पे आपने इसको सुना होगा। यानी मोहन भागवत इस समय वो व्यक्ति है जो मोदी जी को बार बार संदेश तो दे ही रहा है कड़वे, वो इस तैयारी में भी लगा है कि मोदी जी की एब्सेंस में कौन आदमी हो सकता है प्रधानमंत्री, उसकी तैयारी में भी लगा है। इसको लेकर कई तथ्य सामने आ चुके हैं। तो भैया जो मोहन भागवत इतना ज़्यादा आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप उसको एक्स्ट्रा सुरक्षा क्यों दे रहे हो, ये प्रश्न आपके मन में आएगा। ये जो मैंने आपको कहा था कि दूसरा पहलू भी है। एक पहलू तो सरकार का हो गया, सीधे सीधे देखो कि भैया वो आदमी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल आदमी है, उस आदमी पे कुछ हुआ तो इस देश को गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इस आदमी को सुरक्षित रखो। दूसरा ये है कि ये आदमी जो है लगातार मोदी जी को टारगेट कर रहा है, दूसरी चीज़ें कर रहा है, तो मोदी जी इसको बचाने में क्यों लगे हुए हैं। इसके अलावा ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी सरकार के पद पर ना हो, सरकारी व्यक्ति ना हो, सरकार को जिसकी ज़रूरत ना हो, उसको इतने बड़े लेवल की सुरक्षा दी गई है। कोई संवैधानिक पद नहीं है, राज्यपाल नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं है, फिर इतनी सुरक्षा क्यों। तो इस पूरे चीज़ को समझने के लिए हमको थोड़ा सा मोदी जी के अतीत पे जाना पड़ेगा। और अतीत में जाने से पहले जब भागवत को सुरक्षा दी गई है, उसके साथ एक और आदमी को दी गई है। 3 लोगों को यह सुरक्षा दी गई है, अमित शाह, मोहन भागवत और शरद पवार। तो शरद पवार को जब सुरक्षा दी जाती है तो शरद पवार इस सुरक्षा को किस रूप में देखते हैं, अगर आप शरद पवार का वो बयान पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा दिशा मिलेगी, जिसमें हम इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। शरद पवार ने कहा कि मुझे एक गृह मंत्रालय के अधिकारी का फ़ोन आया और उसने कहा है कि सरकार ने तय किया है कि वो मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी देगी और जिन लोगों को दी जाने वाली है उनमें से मैं एक हूँ। मैंने पूछा बाकी 2 लोग कौन हैं, तो मुझे बताया गया कि अमित शाह और मोहन भागवत हैं। और उन्होंने ये कहा, शरद पवार ने, हो सकता है कि चुनाव पास में आ रहे हैं और सरकार को मेरे बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, क्योंकि अभी शरद पवार के बारे में इन्फॉर्मेशन शरद पवार के करीबी लोगों से, पार्टी के लोगों से, यहाँ वहाँ से मिलती होगी, लेकिन अब हो सकता है सरकार ऑथेंटिक सीधे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन शरद पवार किससे मिला, क्या बात हुई, ये सब पता करना चाहे, इसलिए उसने मुझे सुरक्षा दी है। और एक
55 लोगों की, हथियारबंद लोगों की सीआरपीएफ के एक सुरक्षा दी गई है। ये लोग शरद पवार की देखभाल करेंगे, ऐसा उनको बताया गया। तो शरद पवार का कंक्लूजन ये था कि मेरी जासूसी कराने के लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, मतलब यही होता है कि मेरी जासूसी कराने के लिए मेरा सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। अमित शाह का तो खुद का फैसला है, उनकी कोई रिएक्शन आई नहीं है। 2 लोगों का था, मोहन भागवत जो कुछ बोल ना सके, और तीसरा व्यक्ति जो था वो कह रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं तो मेरी जासूसी कराने के लिए ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। जासूसी कराने के लिए सुरक्षा बढ़ाए जाने का जब ये आरोप लगता है तो मोहन भागवत की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई होगी, इसको लेकर जब आप दूसरा पहलू देखते हैं तो आपका ध्यान इस पर जाता है कि लगातार मोहन भागवत मोदी जी के लिए एक सरदर्द बने हुए हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं और उनके विकल्प की तलाश कर रहे हैं। और आरएसएस अंदर खाते क्या कर रहा है ये एक अलग कहानी है। फडणवीस जो है उनको कैसे दिल्ली जाया जा रहा है, पार्टी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वो बहुत सारी एक विशद व्याख्या है। इस समय जितना आरएसएस लगातार एक्टिव है और सरकार के कान उमेट रहा है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो क्या मोहन भागवत पर नजर रखने के लिए, जैसे शरद पवार को शक है वैसा शक मैं कर लूं, क्या मोहन भागवत पर नजर रखने के लिए ये सुरक्षा बढ़ाई गई है? जब आप इस पे जाएंगे तो आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि भैया ऐसे क्यों कह रहे हो यार। तो ऐसा विचार मेरे मन में क्यों आया, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, इसके पीछे कुछ पुरानी बातें मुझे याद आई। जैसे कि जसोदाबेन मोदी जी की पत्नी है। आनंदीबेन पटेल ने कहा था कि मोदी जी ने शादी नहीं की, उनकी कोई पत्नी नहीं है। तो उसके बाद में जसोदाबेन ने कहा कि वो मेरे राम हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आनंदीबेन क्या कहती हैं, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि मोदी जी ने चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र जमा किया है उसमें जसोदाबेन उनकी पत्नी है। खैर, लेकिन हीराबेन जो मोदी जी की माताजी हैं, जब उनका निधन हुआ तो जसोदाबेन को इसी सुरक्षा कॉर्डन ने, सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया और जाने नहीं दिया। उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये बयान दिया कि मेरे को घर में रोक दिया गया। गुजरात पुलिस के लोग और दूसरे अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि आपको नहीं जाना है। तो इन्होंने कहा क्यों नहीं जाना है, बोले ऊपर से आदेश है। मैं आपको छोटा सा ही वीडियो सुनवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मारे नाट्यसिंह दसराમાં મારે જવું હતું પણ અમારે ગુજરાત સરકાર પોલીસ મને બંદોબસ્તમાં રાખી અને ત્યારમાં છતો કુટુંબજનો પણ એ જવા દેતા નથી, બંદોબસ્તમાં રાખ્યા છે। દુઃખ ઘણું થયું છે કારણ કે મારા સાસુ મારા માના ઠામના હતા, જેથી કરી મારા જવાની ફોટો જોવાની અને એમના પર મને બહુ જ લાગણી હતી। આજે 15 વર્ષ થયા એમનું મોઢું જોયું। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या इसका मतलब यह है कि जो सुरक्षा घेरा उनको दिया गया है वो उनको रोकने की कोशिश करता है, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है? और उदाहरण जसोदाबेन से ही जुड़ा हुआ है कि मुंबई के एक हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जसोदाबेन को मुंबई में एक आयोजन में शामिल होने के लिए आना था, मजदूरों का आयोजन था, और उनको आयोजन में आने के लिए एकदम गुप्त अपना प्रोग्राम रखना पड़ा, अपने सुरक्षा कर्मियों से इस प्रोग्राम को छिपाना पड़ा। इस तरह वो आ पाई हैं, इन्हीं फादर की वो मेहमान थी और उन्होंने इसका पूरा खुलासा किया कि किस तरह से जसोदाबेन ने बाकायदा पूरी सुरक्षा गुप्त रखा, किसी को हवा भी नहीं लगने दी कि वो प्रदर्शन करने मुंबई जा रही हैं, तब जाके वो इसमें शामिल हो पाए। यानी सुरक्षाकर्मी जसोदाबेन को तमाम रिस्ट्रिक्ट करने में लगे रहते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं कि 2014 के चुनाव से पहले किस तरह उनके साथ हुआ था और बाकी अलग अलग समय पर कितने दिनों तक वो एकदम किसी की भी एक्सेस में नहीं थी, किसी को भी नहीं मिल रही थी, उनको अति सुरक्षित स्थान पर रखा गया था। ये तमाम तरह की चीज़ें आती रहती हैं। मैं उनकी बहुत पुष्टि इसलिए नहीं कर पाऊँगा, मेरे कोई अपने रिपोर्टर तो है नहीं जिन्होंने उसको रिपोर्ट किया है, लेकिन ये आरोप लगते रहे। इसके अलावा और भी बहुत सारे आरोप हैं। राणा यूब याद होगा आपको, एक पत्रकार हैं, उन्होंने बताया था कि किस तरह से, और एक गुलेल करके एक पोर्टल था, उसने खुलासा किया था कि किस तरह से मोदी जी ने
एक और शाह साहब ने एक लड़की की जासूसी करवाई थी, और उस जासूसी के दौरान जो डिस्कशन हुआ उस स्टिंग ऑपरेशन में, उसमें एक शब्द बार बार साहेब इस्तेमाल किया जा रहा था। तभी से मोदी जी को लोग व्यंग्य में साहेब शब्द इस्तेमाल करते हैं मोदी जी के ऊपर, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन में उनके ऊपर वो लड़की की जासूसी कराने का आरोप था। राना अयूब ने इस पर कई खुलासे किए। राना अयूब अब लगातार उनको लेकर खबर बहुत सारी छपी हैं दुनिया भर में, उसमें कि उनको किस तरह से मौत की धमकियां मिल रही हैं। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा हो गया कुछ अनियमितताओं का, बहुत सारे उनके खिलाफ केस वेस हो गए हैं, वो आप देखेंगे तीस्ता शीतलवाड़ के वगैरह, वो अलग मसला है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि अगर एक धारणा बनती है कि भाई मोदी शाह लोगों की जासूसी करवा सकते हैं, तो मोहन भागवत की भी करवा सकते हैं। अगर आप इसी तथ्य पे और आगे बढ़ें तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ये मिलेंगी कि किस तरह से पीटर, उनका ब्रदर पीटर पॉल थे, वो फादर नहीं थे, जिन्होंने बाकायदा एक आयोजन किया था और उसमें जसोदाबेन मोदी को बुलाया था, वो गई थी और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुंबई लाने में वो सफल हुए हैं और दिन भर भूख हड़ताल में वो शामिल हुए हैं। तो ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बातें मैं उस दूसरे पहलू को समझने के लिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि जो भागवत साहब हैं, भागवत साहब मोदी जी के लिए इतना ज़्यादा क्रिटिकल होने के बावजूद इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों पाते हैं? क्या जो शरद पवार ने कहा वो बातें इस पर लागू होती हैं? क्या शरद पवार की जो आशंकाएं हैं वो आशंकाएं भागवत साहब की भी हो सकती हैं? क्या उस सुरक्षा घेरे में भागवत साहब अपने मन से कहीं भी आ जा पाएंगे? क्या भागवत साहब को, मुझे याद है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे, वो भोपाल आए और अपने घर जाना चाहते थे, शायद अपनी माँ के हाथ का खाना खाने के लिए। तो जिस इलाके में भोपाल में उनका घर था उनको जाने नहीं दिया गया, क्योंकि सिक्योरिटी के लोगों ने कहा कि वो जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। तो इससे ये पता लगता है कि सुरक्षा एजेंसियां आपके आने जाने को रोकती हैं, आपकी चीज़ों को तय करते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे अगर सुरक्षा एजेंसियां भागवत के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, उनकी आवाजाही को दिशा दे सकती हैं, और वो सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली में बैठे हुए दो बड़े नेताओं की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती, ये भी तय है। भाई अगर शाह साहब कहेंगे कि ये इनको जरा छोड़ दो, गोली मारने वाला आएगा छोड़ देना, तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ दूसरी तरह की चीज़ें जो उनकी सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई नहीं हैं, उन चीज़ों के लिए वो मान जाएंगे। अगर उनको कहा जाएगा इनकी सुरक्षा कमज़ोर कर दो, तो वो शायद ना माने, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन अगर उनको ये कहा जाए कि भाई थोड़ा ध्यान रखो, ये बयान ना दें, क्योंकि जसोदाबेन का जो एक बयान आया था, उस बयान के बाद में, उसमें बयान में क्या था, उन्होंने एक आरटीआई डाली और आरटीआई डाल के ये पूछा कि मैं प्रधानमंत्री की पत्नी हूं और मैं प्रधानमंत्री की पत्नी और मुझे आपने सिक्योरिटी दी है, एसपीजी की सुरक्षा मिली है, तो मुझे ये बताइए कि सुरक्षा के नाते मुझे क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। जसोदाबेन ने कहा कि आपने सुरक्षा तो दी हुई है, मुझे चलना पड़ता है, मुझे बस से, ऑटो में बैठ के, रिक्शा में बैठ के, तो क्या प्रधानमंत्री की पत्नी को सुरक्षा देने वाले तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलें और प्रधानमंत्री की पत्नी ऑटो में चले? तो ये जब आरटीआई डली, उसका जवाब आया, तो उसके बाद एसपीजी के चीफ को हटा दिया गया था। यानी कुछ ना कुछ एक ऐसा रहा कि जसोदाबेन बोली तो कैसे बोली, बोल पाई तो कैसे बोल पाई। तो इन सारी चीजों को अगर आप दिमाग में रखें और वैसा ही सोचें जैसा शरद पवार सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि भागवत साहब अब जो है कम स्वतंत्र हो जाएंगे, बयान देने से पहले सोचेंगे समझेंगे। भागवत साहब की मूवमेंट जो होगी उस पर कोई नजर रख रहा होगा, भागवत साहब को कोई रोक भी रहा होगा कि यहां मत जाइए, वहां मत जाइए। आखिर क्या यह हो सकता है कि यह एक तरह की नजरबंदी है? और इसको मैं अगर और वीडियो को फैलाना चाहूं, अगर मैं ये जो संबंधित चरित्र इससे जुड़े उनसे दूर जाना चाहूं, तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। पूरी दुनिया में ये एक बड़ी नॉर्मल नॉर्म है कि आप विपक्षी दल के नेता जो होते हैं
उनको विरोधियों को तगड़ी सुरक्षा देते हैं और वो सुरक्षाकर्मी फिर उनको नियंत्रित किए रहते हैं। तो निचोड़ की बात यह है कि भागवत को सुरक्षा देने के पीछे क्या वजह हो सकती है, तो वो वजह कुछ ना कुछ यहां पर एक समझ में आ रही है। बस मेरी जो इच्छा है वो ये है कि भागवत साहब भरपूर सुरक्षित रहें। वो बोल पाए नहीं बोल पाए, मोदी शाह को लाभ दें हानि दें, ये मेरा कंसर्न नहीं। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि भागवत साहब सुरक्षित रहें, क्योंकि उन पे आंच आने का मतलब इस देश पे आंच आ जाएगी। उन्होंने जिस तरह की स्थिति जिस जगह पे अपने आप को रख लिया है, उससे उनकी सुरक्षा देश के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस एनालिसिस को समझे होंगे। समझे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।